Well, hello everyone. You are watching the YouTube channel of Rao's Academy for Competitive Exams. This is me, Advocate Varun Pradhan, presenting you the daily news review for 13th and 14th of November. So before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. Well, friends, in our previous video, we asked you a few questions. So let's see their solution first. Question number 1 goes like, on which date World Pneumonia Day is observed? And the correct answer is November 12th. Fine. So please make a note of this. Another question was, what is the height of Statue of Prosperity? So the right answer is 108 feet. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की न्यूज में क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है. फाइन. सो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेट टू मीट several world leaders in Bali in the G20 summit. That can be a potential question in state PCS exams. Such factual informations are often asked in state exams कि G20 की समिट 2022 में कहाँ पर हो रही है? तो बाली में हो रही है. नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और G20 के बाकी लीडर से मिलेंगे. ठीक है. G20 लिटरली मीन्स अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. आपको सारी 20 की 20 याद नहीं रखना है. ठीक है. आपको केवल इतना याद रखना है कि इंडिया भी G20 का मेंबर है. ऑलराइट. और एक महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में ये है कि 2023 सितंबर में जो अगली G20 की समिट होनी है, इंडिया उसको होस्ट करने वाला है. इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द G20 समिट ऑफ 2023. इसको भी आप याद रखिएगा. ठीक है. और क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में? तो बाली में जो G20 की समिट होनी है, इसमें फूड, एनर्जी सिक्योरिटी और पोस्ट कोविड मेजर्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है. ठीक है. एनवायरनमेंट, जेंडर इश्यूज, इन सब पर भी काफ़ी कुछ बात होगी. और ग्लोबल साउथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए स्पेशली ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, इस पर भी मोदी जी वर्ल्ड के लीडर से बात करेंगे. ठीक है. ये कुछ ज़रूरी बातें हैं. कौन कौन महत्वपूर्ण लोग इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं? तो एक नाम तो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये अपनी विजिट कैंसिल कर दी है. ये बात भी आप याद रखिएगा. और तो कुछ बहुत खास इस आर्टिकल में नहीं है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. Guys, if you want to boost up your preparation for UPSC exams or state PCS exam, you can join our batches at Rao's Academy for Competitive Exams. We have a dedicated faculty separately for UPSC and MPPSC. You can contact us, visit into our premises and give wings to your preparation. Alright, आगे बढ़ते हैं और अगली एक बड़ी कमाल की न्यूज़ देखते हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, जिसमें कहा गया पॉस्को एक्ट डज नॉट मीन टू क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल रिलेशनशिप. पॉस्को एक्ट का मतलब सहमति से बनाए गए संबंधों को दंडनीय अपराध बनाना नहीं है. कुछ ज़रूरी बातें यहाँ पर हम जान लेते हैं. 2013 में जस्टिस JS वर्मा की कमिटी एक बनाई गई थी निर्भया गैंगरेप केस के बाद, जिसके बाद IPC में कुछ बदलाव किए गए और एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था पॉस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. इस एक्ट में 18 ईयर्स और बिलो वाले बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी गई. कुछ अलग तरह के डेवलपमेंट्स अभी पिछले कुछ दिनों में हुए
और यहाँ पर हम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज लार्जली रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट, सहमति की आयु। सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए कंसेंट देने की एज क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट है। और इसी डेवलपमेंट का फर्दर मैनिफेस्टेशन ये भी है कि भारत में शादी करने की लीगल एज क्या हो। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि 21 ईयर्स एक यूनिफॉर्म एज होनी चाहिए इंडिया में मैरिज की, जो कॉमन होनी चाहिए महिला और पुरुष के लिए, हर धर्म के लिए। क्योंकि हम जानते हैं मैरिजेस जो हैं वो रिलीजियस पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तरह की टसल पॉस्को एक्ट, इंडियन पीनल कोड और रिलीजियस पर्सनल लॉज में चल रही है। इसको एक एग्जांपल से समझें कि मुस्लिम लॉ जो है उसमें एज ऑफ मैरिज जो है वो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है, कि एक लड़की जब एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर ले तब वो शादी कर सकती है। मुस्लिम लॉ ये मानता है। तो कौन सा लॉ प्रिवेल हो, इसको लेकर ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, क्योंकि ये तो एक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। रिसेंटली इस तरह के 2 और जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट में भी आए हैं। तो ये शायद एक बड़ा चेंज हो सकता है। पॉसिबल है कि 21 ईयर्स को एज ऑफ कंसेंट बना दिया जाए एज वेल एज एज ऑफ मैरिज, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिज अलग अलग नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसी की तरफ मेरा इशारा था कि इस बात को आप समझें। डेवलपिंग स्टोरी है तो आप इसको प्लीज टैप करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस यू ललित जी ने एक बड़ी मार्के की बात कही, दैट कोलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस इज परफेक्ट। जस्टिस ललित ने कहा कि कोलेजियम सिस्टम जो है वही सर्वश्रेष्ठ सिस्टम है जजेस की अपॉइंटमेंट का। क्यों उन्हें ये टिप्पणी करनी पड़ी, तो इसके पीछे का एक कारण है कि अभी रिसेंटली जो लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर रिजिजू, मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि हमें कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बात लॉ मिनिस्टर ने कही, जिसके जवाब में शायद जस्टिस ललित ने कहा कि नहीं, कॉलेजियम सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। क्योंकि बार बार एक बात आती है जो आपके गवर्नेंस वाले पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप समझें। एक कॉन्सेप्ट है जो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बात तो आर्टिकल 50 में लिखी हुई है, और इसी के कारण एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं है जजेस के अपॉइंटमेंट में। दैट्स फाइन, लेकिन लगातार एग्जीक्यूटिव ये आरोप ऑनरेबल जुडिशरी पर लगाता रहा है कि जुडिशरी थोड़ी सी ऑटोक्रेटिक हो जाती है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी है। लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और एक और आरोप जुडिशरी पर लगातार इसलिए लगता रहता है कि जुडिशरी में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का कोई से नहीं है। और ये होना चाहिए। इस तरह का विवाद बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने मिलता है ना। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इस पर
CJI ने कोलेजियम सिस्टम के बारे में बताया है। कोलेजियम सिस्टम को हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही हमने उसको पिन भी किया हुआ है, तो आप अपने स्क्रीन के बिल्कुल टॉप में देख पाएंगे। उस वीडियो को जाकर देखिए ताकि आप कोलेजियम सिस्टम को और डिटेल में समझ सकें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में कुछ रोज पहले ऑनरेबल अमित शाह जी, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, आए और इंडिया का पहला स्टेट बना मध्य प्रदेश, जहां पर मेडिकल की किताबें हिंदी में रिलीज की गई। कुछ 3 सब्जेक्ट की किताबों को हिंदी में ट्रांसलिटरेट किया गया। वो सब्जेक्ट है एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। इन 3 विषयों की किताबें आई और ऑनरेबल अमित शाह जी ने और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी ने कहा कि ये तो एक बिगिनिंग है, हम भारत में सभी कोर्सेज को हिंदी में पढ़ाना शुरू करेंगे। इसको लेकर कुछ बातें अभी रिसेंटली कही जा रही हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं मेडिकल एजुकेशन के, उन्हें ये कहा है कि ये ट्रांसलिट्रेशन जो है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये वायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि वो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। इनफैक्ट हिंदी में यानी कि देवनागरी में अंग्रेजी को लिख दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे मान लीजिए शब्द आया कंप्यूटर, तो वो इस तरह से देवनागरी में कंप्यूटर लिख देंगे जिसका कोई पॉइंट समझ में नहीं आता। इसलिए ये बड़ा बुरा आइडिया है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। साथ ही ये भी कहना है कि मेडिकल जैसी चीज़ें कांस्टेंट रिसर्च मांगती हैं। बहुत सारे सेमिनार्स, सिंपोजियम्स, रिसर्च पेपर एक्सेट्रा मेडिकल स्टूडेंट्स को पब्लिश करने पड़ते हैं, और यदि इंटरनेशनल लेवल पर आपको अचीव करना है तो इंग्लिश एक आवश्यक वहाँ पर हो जाता है। इसलिए ये आइडिया थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये कुछ अपनी तरफ से एप्रीहेंशंस लोगों ने कहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए हो सकता है कि क्या हिंदी में शिक्षा भारत में संभव है, यदि है तो क्या उससे जुड़ी हुई चुनौतियां होंगी। इस एजुकेशन स्पेशली इन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन इज पॉसिबल इन हिंदी, एंड इफ यस देन व्हाट आर द चैलेंजेस, दैट कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। फाइन, आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी न्यूज़ देखते हैं। इंडिया सपोर्ट्स ASEAN centrality in the Indo-Pacific region. This statement was made by Honorable Vice President Mr. Jagdeep Dhankar at a meeting of ASEAN. ठीक है, ASEAN की मीटिंग चल रही है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा खास है, क्योंकि आसियान और इंडिया के बीच जो टाइज हैं उसके 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। 30 साल पूरे हो रहे हैं इंडिया और आसियान के रिलेशनशिप के। ठीक है, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ज़रूरी बातें आसियान के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली है आसियान, क्या है इंडो आसियान रिलेशनशिप। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पावर में आए तो एक पॉलिसी हुआ करती थी पहले, लुक ईस्ट पॉलिसी। उस लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, एक्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी ने दी, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था कि इंडिया के ईस्टर्न साइड में जो देश है उनसे भी संबंध बना, सिर्फ वेस्ट से हमारे संबंध हो, इससे हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, और उसके लिए बहुत क्रूशियल है आसियान। तो आसियान इंडो आसियान रिलेशनशिप जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। जैसा मैंने कहा कि 2022 में 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं, और इसलिए 2022 को डेजिग्नेट किया गया आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के रूप में। ठीक है,
पहली बार इंडिया और आसियान के बीच में एक डायलॉग एस्टैब्लिश हुआ था एक सेक्टोरल पार्टनरशिप के रूप में 1992 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1995 में ये अपग्रेड हुआ फुल डायलॉग पार्टनरशिप के लिए। पहले सिर्फ कुछ सेक्टर में ये पार्टनरशिप हुई, फिर एक फुल डायलॉग पार्टनरशिप हुई 1995 में, समिट लेवल पार्टनरशिप बनी 2002 में और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी 2012 में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज की कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो गवर्न करता है इंडो आसियान कोलैबोरेशन, तो वो है प्लान ऑफ एक्शन 2021-2025। ये वो डॉक्यूमेंट है जो इंडो आसियान रिलेशनशिप को गवर्न करेगा। ये डॉक्यूमेंट 2020 में अडॉप्ट किया था दोनों साइड्स ने, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आसियान के बारे में देख लेते हैं। सो आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। It was established on 8th August 1967 to promote political and social stability amongst rising tension among Asia Pacific post-colonial state. Asia Pacific region में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बनाने के लिए एक एसोसिएशन, एक रीजनल पार्टनरशिप बनाई गई 8 अगस्त 1967 में। कौन कौन इसके मेंबर हैं, वो 10 कंट्रीज के नाम आप याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 कंट्रीज हैं और इन 10 कंट्री में एक ही ऐसी कंट्री है इंडिया जिससे बॉर्डर शेयर करता है, वो है म्यांमार, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी आसियान कंट्री से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। मोटो क्या है आसियान का? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। और आखिरी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप आसियान के बारे में याद रखेंगे, इसका सेक्रेटेरिएट जो है, इसका सचिवालय जो है, वो इंडोनेशिया के जकार्ता में सिचुएटेड है, ठीक है। अब बात कर लें कि आसियान का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, ठीक है। तो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं आसियान से, वो कुछ 30 साल पुराने हैं, लेकिन हमारे टाइज बहुत पुराने हैं। इसकी वजह जानते हैं क्या है? ये एक तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, पॉलिटिकल है, स्ट्रेटेजिक है और कल्चरल टाइज भी हैं। देखिए, इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म, है ना। बुद्धिज्म जो धर्म है वो भारत में ही ओरिजिनेट हुआ है और आप देखिएगा तो लार्जली आसियान कंट्रीज आर फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। देयरफॉर वी हैव दैट कल्चरल एलिमेंट कॉमन अमंगस्ट अस दैट मेक्स अस अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल पार्टनर ऑफ आसियान, ऑलराइट। तो साथ ही साथ आसियान से जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया के लिए एक चांस है जिससे इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकता है। और यदि इंडिया की प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ती है तो चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर किया जा सकता है। चाइना एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है इंडिया के लिए, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए आसियान हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता था, अब उसे अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने ये शब्द कॉइन किया अष्टलक्ष्मी, जिसमें 7 सिस्टर्स में सिक्किम को भी इंक्लूड किया है ना। 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम मीन्स अष्टलक्ष्मी, जो कि हमारा पूर्वोत्तर इलाका है, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी आसियान से रिलेशन बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा आसियान जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन रखता है इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। और हमारा बहुत सारा ट्रेड जो है और मैरीटाइम सिक्योरिटी डिपेंडेंट है इंडो पैसिफिक रीजन पर, ठीक है। इसलिए भी आसियान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और आखिरी पॉइंट जो है, आसियान हमारे लिए
काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जब मैं बात इंसर्जेंसी की कर रहा हूँ तो टैक्स इवेजन, टेररिज्म, ये सारे भी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आपको याद होगा बहुत कुछ साल पहले म्यांमार के अंदर एक इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक ऑपरेशन इंडिया ने कैरी किया था, जो एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था। पाकिस्तान में तो इस सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बाद में हुई, पहले म्यांमार में हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए भी आसियान हमारे लिए क्रूशियल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स देखते हैं जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे इन इंडिया टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट पीएम पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का कोई मोहताज नहीं है, उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, Food Safety and Standard Authority of India have certified Bhopal Railway Junction under 4-star certification of Eat Right Station। भोपाल को Eat Right Station का 4-star सर्टिफिकेट FSSAI ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है जिसमें इंग्लैंड ने ICC T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा के। ठीक है, नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन साइंस सर डेविड बटलर डाइज एट 98 in UK। He co-invented the swingometer, a graphic device which used to show the shift of votes from one party to अनदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है नो मनी फॉर टेरर, अ कॉन्फ्रेंस फॉर काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग विल बी हेल्ड इन दिल्ली ऑन 18th and 19th of November। ये डेट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 14th of November। ठीक है, 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रन डे तो मनाया ही जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी इसी दिन हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि लोगों का ध्यान इस ओर खींच सकें कि क्या क्या खतरे हैं डायबिटीज़ से, मधुमेह की बीमारी से, और क्या क्या इसके प्रिवेंशन, इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए आगे बढ़ते हैं क्विज की तरफ आज के इस न्यूज से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द November 14 is observed as A. World Diabetes Day, B. Children's Day, C. both, D. none of the above. And question number 2 says the Association of Southeast Asian Nation ASEAN was established in which year? A. 1947, B. 1957, C. 1967 and D. 1977. Ladies and gentlemen, if you know the answer to these questions, please let us know in the comment box. If you don't know the answer, then stay tuned with us. We'll let you know the answer in the next video. I hope this video is useful for us and you liked it. If you really liked it, then do hit that like button as well and share this video with your fellow aspirants. You can join our batches for UPSC and MPPSC. You can visit to our office. The address is flashing on your screens. Follow Rouse Academy on Instagram, Facebook, and subscribe this channel on YouTube. Share this video with your fellow aspirants and stay tuned with us for more such amazing content for your preparation. Have a great day.